हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसमें से आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस। सेंटेंस के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो वहाँ पे हमने देखा था कि भावना के आधार पर, मतलब भाव के आधार पर सेंटेंस हमारे कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि 5 टाइप के हमारे सेंटेंस होते हैं और लास्ट हमारा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हमारे पूरे हो गए थे। आज हम फिर से सेंटेंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अब किसके आधार पर, तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस मीन्स संरचना के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस का कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। तो क्या दिया हुआ है कि द सेंटेंस में बी क्लासिफाइड इन 3 फॉलोइंग। क्या कर रहा है, द सेंटेंस मे बी फॉलोइंग इन 3 क्लासिफाइड इन 3 फॉलोइंग, मतलब जो नीचे दिए गए हैं उन्हीं 3 भागों में क्या हुआ है, संरचना के आधार पर सेंटेंस को बांटा गया है। तो सेंटेंस को संरचना के आधार पर वाक्य को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हमारे तीनों संरचना के आधार पर सेंटेंस हैं। इसको सीखने से पहले, मतलब इसका डिफिनेशन जानने से पहले चलिए हम क्लॉज पढ़ लेते हैं। अगर हम क्लॉज पढ़े रहेंगे तो ये क्या होगा, हमको इसका डिफिनेशन समझ में बहुत आसानी से आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्लॉज पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लॉज। क्लॉज मीन होता है उपवाक्य। क्लॉज को हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम क्लॉज देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। क्लॉज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंटेंस, एक बड़ा जो वाक्य होता है उसका एक भाग होता है। एंड कंटेंट्स, और भरा होता है। ए सब्जेक्ट, ए माने एक, और सब्जेक्ट माने कर्ता से, एंड माने और, ए प्रेडिकेट माने और, एक प्रेडिकेट से यानी वर्ब से, ऑफ इट्स ओन, खुद उसके स्वयं के। क्या होते हैं, जो क्लॉज होते हैं वो एक सेंटेंस, बड़े सेंटेंस का ही पार्ट होता है। उपवाक्य मतलब अगर एक सेंटेंस है उसमें से आधा जो हो, मतलब उस एक सेंटेंस का पार्ट होता है और उसके खुद के सब्जेक्ट और खुद के प्रेडिकेट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, वाक्य जिसका खुद का सब्जेक्ट हो और खुद का प्रेडिकेट हो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉज यानी उपवाक्य कहते हैं। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई मेट हर व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो इसमें आपको 2 क्लॉज दिख रहे हैं। कौन कौन सा, पहला तो है आई मेट हर। देखिए आई हमारा सब्जेक्ट है, मेट हर हमारा क्या है, प्रेडिकेट कहिए या तो वर्ब कहिए। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ आई और मेट हर क्या हुआ, हमारा प्रेडिकेट हुआ। और ए व्हेन है हमारा, और दूसरा हमारा वाक्य है आई वाज चाइल्ड। आई हमारा सब्जेक्ट है और वाज चाइल्ड क्या है, प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे इसमें आपको 2 क्लॉज दिख रहे हैं। एक पूरा सेंटेंस है, तो सेंटेंस का क्या कह रहा था, देखिए एक बड़े सेंटेंस का एक पार्ट होता है, हिस्सा होता है। तो एक बड़ा सेंटेंस है, उसमें एक पार्ट है कौन, आई मेट हर, और एक पार्ट है आई वाज चाइल्ड। तो यहाँ पे 2 पार्ट है, तो दोनों हमारे क्लॉज हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसका खुद का सब्जेक्ट है और यहाँ पे खुद का इसका प्रेडिकेट है। आई हमारा सब्जेक्ट है और मेट हर इसका प्रेडिकेट है, और यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है और वाज चाइल्ड हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो ऐसे बड़ा जो आपका क्या होता है, सेंटेंस होता है, उसमें ऐसे जो शब्दों के समूह होते हैं जिनके खुद के सब्जेक्ट और खुद के प्रेडिकेट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। तो इस सेंटेंस में हमारे 2 क्लॉज हैं। आई होप आपको क्लॉज समझ में आया होगा। अब चलिए क्लॉज के काइंड देखते हैं। काइंड ऑफ क्लॉज, तो 3 क्लॉज होते हैं। क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो आपका प्रिंसिपल या तो मेन क्लॉज जिसको कहते हैं, जिसको हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं। दूसरा है हमारा सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, जिसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और तीसरा है कोऑर्डिनेटेड क्लॉज, माने समान पदीय उपवाक्य। तो देखिए सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ये हमने कंजक्शन में भी पढ़ा था, है ना। तो ये कंजक्शंस में भी आप जोड़ सकते हैं इसको।
चलिए आगे देखते हैं। जैसे दिया है प्रिंसिपल क्लॉज, सबसे पहला हमारा है प्रिंसिपल या मेन क्लॉज, मतलब जो मुख्य होता है, मतलब जिस पर पूरे के पूरे वाक्य बने होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं। ये होता क्या है, तो एक सब्जेक्ट और एक इसका क्या होता है, प्रेडिकेट हो और अपना पूरा अर्थ देता हो, वाक्य का पूरा अर्थ जब निकले। कोई वाक्य को ऐसा नहीं कि अधूरा अर्थ दे। एक सेंटेंस है, उसके एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, लेकिन क्या कर रहा है, वाक्य का पूरा अर्थ दे रहा है, किसी दूसरे पे आश्रित नहीं हो रहा है, खुद पूरे वाक्य का अर्थ दे रहा है, तो उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, इफ यू कम टू मी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यू हमारा सब्जेक्ट है और कम टू मी हमारा प्रेडिकेट है, तो इसका खुद का सब्जेक्ट है और खुद का आपका क्या है, प्रेडिकेट है। और दूसरा वाक्य है हमारा आई शैल टीच यू, तो देखिए आई भी हमारा सब्जेक्ट है और शैल टीच यू हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। तो ये दो वाक्य हैं, भले एक ये पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको दो वाक्य दिख रहे हैं, कौन कौन, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो देखिए दोनों अपने अर्थ में पूरे हैं। क्या कह रहा है, इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओगे, तो ये पूरा सेंटेंस, पूरा अर्थ इसका निकल रहा है और इसके खुद के सब्जेक्ट हैं और खुद का प्रेडिकेट है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हुआ। दूसरा क्या है, आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तो ये पूरा अर्थ दे रहा है ना कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिसके खुद के सब्जेक्ट हो और खुद के प्रेडिकेट होते हैं और वो पूरा अर्थ देता है या पूरा अर्थ बताए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे दो मेन क्लॉज हैं, एक तो इफ़ यू कम टू मी, दूसरा है आई शैल टीच यू, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो दोनों ही आपके खुद के सब्जेक्ट हैं, खुद के प्रेडिकेट हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, अर्थ दे रहे हैं, पूरा का पूरा अर्थ बता रहे हैं, किसी एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा। अब हम सबऑर्डिनेटेड क्लॉज को देखते हैं। देखिए इसके नाम से ही लिखा हुआ है, हिंदी नाम से देखिएगा, आश्रित उपवाक्य, मतलब ऐसे उपवाक्य जो किसी पे दूसरे पे आश्रित हों। चलिए इसको सबसे पहले समझते हैं, होते क्या हैं। तो ऐसे वाक्य जो अपना अर्थ, पूरा अर्थ देने के लिए कहाँ पे, मुख्य वाक्य यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज कहते हैं। जैसे हमारा एक, इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता करोगे, तो ये देखिए यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हेल्प मी क्या हो जाएगा, सहायता करना। इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, आई शैल गिव यू मनी, मैं तुम्हें क्या दूंगा, कुछ पैसे दूंगा। तो ये सिर्फ यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा मेन क्लॉज है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, आई शैल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। इफ़ यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करते हो, तो क्या कर रहा है, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित है कि अगर तुम मेरी सहायता करोगे तभी मैं तुमको क्या दूंगा, पैसे दूंगा। तो कोई भी वाक्य रहे, अपना अर्थ देने के लिए, अपना पूरा का पूरा अर्थ देने के लिए एक दूसरे सेंटेंस पर अगर आपका आश्रित है या दूसरे सेंटेंस के भरोसे है, ठीक है। क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर आश्रित है, इसका अर्थ पूरा नहीं होगा अगर हम अकेले बोलें कि इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी सहायता करोगे, तो इसका कोई मतलब होगा। लेकिन हम अगर इसको बोल दे रहे हैं, आई शैल गिव यू मनी, मैं इसके बदले क्या दूंगा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अगर तुम मेरी सहायता करते हो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तो ये इस पे क्या है, आश्रित उपवाक्य है। तो अगर एक वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे वाक्य के सहारे उसका अर्थ पूरा होता है, तो उसको हम आश्रित उपवाक्य या फिर सबऑर्डिनेटेड क्लॉज कहते हैं। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेटेड क्लॉज। कोऑर्डिनेटेड क्लॉज क्या होते हैं, जब दो उपवाक्य को कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, अब कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन आपको पढ़ा चुके हैं कंजक्शन वाले में, तो देखिए यहाँ पे भी लिख दिए हैं कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते कौन है, एंड, बट, आर, नॉर, एज वेल एज, सो, फॉर, एट, अदरवाइज, ये सब क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं। तो जो दो उपवाक्य हों, उपवाक्य मतलब ऐसे वाक्य जो
एक दूसरे पे उपवाक का पूरा सब्जेक्ट हो, पूरा प्रेडिकेट हो, और उनको दो क्या कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसको हम कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा अगर जुड़े रहें तो हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज कहते हैं। जैसे चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। अब देखिए उपवाक्य दिया है नाम, उपवाक्य माने हमारा क्लॉज। क्लॉज का अब ऊपर आपको बता देंगे कि क्लॉज का खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है और अपना अर्थ देता है तो पूरा, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसको उपवाक्य कहते हैं। तो जब दो उपवाक्य हों, दो ऐसे वाक्य जिनके खुद के सब्जेक्ट हों और खुद के प्रेडिकेट हों, तो उसको हम किसके द्वारा और जुड़े हों, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन, मतलब ये जो आपको यहाँ पे शब्द दिया है ना, इन सारे शब्दों से जुड़े हों तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज कहते हैं। जैसे आई वेंट टू आगरा, एंड देखिए यहाँ पे भी है हमारा और ऊपर भी यहाँ एंड है, तो ये हमारा दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से हमारा दूसरा वाक्य जुड़ा है, आई टॉट स्टूडेंट, मैंने क्या किया, विद्यार्थियों को सिखाया। क्या है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, तो इस ये पूरा अर्थ दे रहा है अपना। आई खुद का सब्जेक्ट है और वेंट टू आगरा खुद का प्रेडिकेट है, तो मैं आगरा गया। एक सेंटेंस पूरा कोऑर्डिनेटेड में दो आपके सेंटेंस रहते हैं, दोनों पूरे रहते हैं, दोनों आपके पूरे रहते हैं और किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटेड क्लॉज कहते हैं। तो क्या कर रहा है, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, एंड माने और, आई टॉट स्टूडेंट, और मैंने विद्यार्थियों को सिखाया। तो यहाँ आई भी हमारा क्या है, इसका खुद का सब्जेक्ट है, और टॉट स्टूडेंट क्या है, प्रेडिकेट है। तो ऐसे वाक्य जिसके खुद के क्या हो, सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, उनको हम क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। तो एक उपवाक्य हमारा ए हो गया, दूसरा उपवाक्य हमारा ए हो गया। तो ऊपर लिखा है कि जब दो उपवाक्य, तो एक उपवाक्य ए, दूसरा उपवाक्य ए, किससे जुड़े हैं, एंड क्या हमारा कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है। तो ऐसे दो उपवाक्य जो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन से जुड़े होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेटेड क्लॉज कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज जिसको हम आश्रित कहते हैं, और कोऑर्डिनेटेड क्लॉज, ये तीनों हमारे क्लॉज हैं। क्लॉज पहले आप अच्छे से सीख जाएंगे तभी आपको सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ में आएंगे। नीचे देखिए क्या दिया है, काइंड ऑफ सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज। ये जो सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। ये पूछता भी है कि सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हाउ मेनी टाइप ऑफ सब ऑर्डिनेटेड क्लॉज, तो वहाँ पे लिखिएगा 3 टाइप। कौन कौन से, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। तो ये 3 प्रकार के हमारे सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज जब आप अच्छे से इसको पहले समझिएगा तभी आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस समझ में आएंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पे कि सेंटेंस किस तरीके से होते हैं। तो आपको बताए थे कि सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए क्या कह रहा है, सिंपल सेंटेंस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। ए सिंपल सेंटेंस हैड ओनली वन सब्जेक्ट, क्या कह रहा है, एक सब्जेक्ट होता है एंड वन प्रेडिकेट, एक उसमें सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी या कहिए उसको प्रेडिकेट कहिए या तो वर्ब कहिए, तो उसी से वो पूरा अर्थ दे देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे रश्मि इज गोइंग स्कूल, तो रश्मि हमारी सब्जेक्ट हो गई, इज गोइंग स्कूल हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया या वर्ब कहिए। राम एंड श्याम, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि राम एंड श्याम लिखा हुआ है तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 2 सब्जेक्ट है, नहीं, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, राम और श्याम। अब यहाँ पे हेल्प, यहाँ से क्रिया लगी हुई है ना, हेल्प, तो जहाँ से क्रिया लगी हो या हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ से हम क्या करते हैं, प्रेडिकेट बनाते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिसके एक सब्जेक्ट हो और एक आपके प्रेडिकेट या एक वर्ब होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और वो अपना पूरा अर्थ दे दें, जैसे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज में था, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब ये अपना खुद का अर्थ दे रहा है कि राम एंड श्याम हेल्प एवरीवन, राम और श्याम सबकी सहायता, प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं। तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा जो सेंटेंस होता है उसके खुद के एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और पूरा अर्थ दे देता है, मतलब उसी सेंटेंस के द्वारा अर्थ देने के लिए किसी पे आश्रित नहीं रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं।
आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपका प्रिंसिपल क्लॉज था वैसे ही आपका सिंपल सेंटेंस है। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड मतलब क्या होगा, संयोजक, ठीक है, जोड़ने वाला। तो क्या दिया है, कंपाउंड सेंटेंस इज मेड अप ऑफ मोर देन वन क्लॉज। क्या कह रहा है, दो मेन क्लॉज, दो और दोनों खुद का अर्थ देते हों और किसी पे आश्रित नहीं हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मतलब दो मेन क्लॉज, मेन क्लॉज मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, दो आपके प्रिंसिपल क्लॉज हों। अगर आपके प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं और किसके द्वारा वो कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं, और उसमें दो आपके मेन क्लॉज होंगे दो ठू, और किसके द्वारा वो दोनों जुड़े रहते हैं, तो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन। कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन देखिए नीचे लिख दिए हैं, एंड, बट, आर, नॉर, एज वेल एज, सो, फॉर, एट, बोथ, एंड, अदरवाइज, स्टिल, विल, नॉट ओनली, बट आल्सो। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन होते हैं। इनके द्वारा अगर दो प्रिंसिपल क्लॉज जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिया है देखिए नीचे, ही वर्क हार्ड बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड रूल्स। वह क्या किया, उसने कठिन परिश्रम किया। तो देखिए यहाँ इसके खुद के सब्जेक्ट हैं, ही उसका खुद का सब्जेक्ट है और वर्क हार्ड प्रेडिकेट है, तो उसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं। मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जिसके खुद के सब्जेक्ट हों और खुद के आपके क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं और पूरा अर्थ देते हैं, उसको हम मेन क्लॉज कहते हैं। तो ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, बट, अब यहाँ बट हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे भी है बट, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, तो कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहें। ही कैन नॉट, ही माने वह, कैन नॉट मतलब नहीं सकता, अंडरस्टैंड मतलब समझ, रूल्स माने नियमों को। लेकिन वह क्या किया, बट लेकिन वह नियम को नहीं समझ सका। तो यहाँ पे देखिए दो आपके सेंटेंस है, एक तो हो गया ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, और किसके द्वारा, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा। तो एक तो हमारा मेन क्लॉज ये हुआ कि ही वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। अब जुड़ा किसके है, दूसरा हमारा मेन क्लॉज क्या हुआ, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड रूल, वह नियम को नहीं समझ सका। तो ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है। तो ऐसे दो वाक्य जो अपना पूरा अर्थ दें, मतलब एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, तो उसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं। और किसके द्वारा वो जुड़े रहें, सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहे। बट हमारा कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है तो इसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जानने का आपका मेन ट्रिक है, अगर आपको कहीं ऐसे दे लिखा हुआ कोई सेंटेंस और कहे कि आप इसमें कंपाउंड सेंटेंस छांटिए, या आपको कहीं पे दिया रहे और आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि कंपाउंड सेंटेंस कौन सा है, तो ये देखिए फैन बॉय, ये आपका ट्रिक होता है, फैन बॉय। याद रखिएगा, यप से आपका फॉर, देखिए फॉर हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन में। ए से आपका एंड, एन से नॉर, बी से बट, आप ओ से आर हो जाएगा अदरवाइज, वाई से आपका एट, और एस से आपका एज वेल एज हो जाएगा या स्टिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके फैन बॉय का एक ट्रिक है जो कंपाउंड सेंटेंस याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे बट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी ऊपर भी बट है, नीचे भी बट लगा हुआ है, तो इससे हमको क्या समझ जाना चाहिए कि ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। तो चलिए ये तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस हुआ। आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, तो इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर एग्जिस्ट वन मेन क्लॉज, एक क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एंड वन आर मोर देन वन सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। क्या हो, एक मेन क्लॉज हो और एक या एक से अधिक क्या हो, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानने का ट्रिक क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग कैसे जानेंगे। दिया है कि ट्रिक देखिए क्या होता है, दैट, इन शब्दों के द्वारा आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जुड़े होते हैं, दैट के द्वारा, और WH फैमिली मीन होता है जितने आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं, जैसे वाई, वाट, विच, हु, वेयर, ये सब हमारे WH फैमिली वाले होते हैं। प्रश्नवाचक जितने भी आपके वर्ड्स हैं उनको हम WH फैमिली कहते हैं। या तो एज सून एज हो, नो सूनर हो, या देन हो। इसका हिंदी आप लोग नोट करते चलिएगा। नो सूनर मीन्स होता है जैसे, या फिर एज वेल
एज सुन एज मीन भी होता है जैसे ही। बिफोर माने पहले, आफ्टर माने बाद में, व्हेन मीन जब, एज या बिकॉज या सिंस आए तो उसके लिए हम क्योंकि या चूंकि कहते हैं। थ्रो या आल्थो आए उसको यद्यपि या हालांकि कहते हैं। सो के साथ डेट लगता है, इतना याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बीच में बिंदी बिंदी बनाए हुए हैं, तो इसके मीन होता है इतना कि। इफ़ या अनलेस मीन या इन केस माने होता है यदि या अगर। एज या लाइक मीन्स होता है जैसे। वेयर या वेयर ईवर मीन होता है जहाँ या जहाँ भी। एज या एज रहे, सो या एज रहे, देन रहे उसको कहते हैं उतना या जितना। तो ये सब ट्रिक हैं। ये शब्द आपको जिस सेंटेंस में दिखे वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते क्या हैं। तो आपको बताया है कि सिर्फ उसमें मेन क्लॉज हो, एक क्या हो प्रिंसिपल क्लॉज या उसी को हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं। तो एक क्या हो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज मतलब आश्रित वाले वाक्य होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए दिया है, इट इज़ माई बिलीव दैट प्रियंका इज जीनियस। एक हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ पे दैट लगा हुआ है, दैट यहाँ पे भी लगा है, यहाँ देखिए ऊपर भी दैट बताए हैं, जिससे हमको क्या पता चल गया ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, इट इज़ माई बिलीव या मेरा विश्वास था। दैट माने कि प्रियंका इज जीनियस, प्रियंका क्या है, बुद्धिमान है। तो इसमें एक आपका मेन क्लॉज है कि प्रियंका इज जीनियस, प्रियंका क्या है, बुद्धिमान है। तो ये पूरा हमारा मेन क्लॉज हुआ। और इसके आश्रित क्या है कि इट इज़ माई बिलीफ, यह मेरा विश्वास था। तो ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये आधा सेंटेंस है। ये आपका सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है और किस पे आश्रित है, प्रियंका इज जीनियस पे आश्रित है। तो ये मेन क्लॉज है हमारा, प्रियंका इज जीनियस। तो यहाँ पे एक मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज, मतलब जो किसी के सहारे बोला जाए या किसी के सहारे पूरा अर्थ दे। जैसे इट इज़ माई बिलीफ या मेरा विश्वास था, तो ये आधा ही अर्थ दे रहा है, लेकिन किसके सहारे है, प्रियंका इज जीनियस। तो प्रियंका क्या है, बुद्धिमान है, इसके सहारे है। तो इसलिए हम इस क्या कहेंगे कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ढूंढने के लिए सबसे पहले एक हम मेन क्लॉज रहेगा और एक उसके सहारे बोला गया क्या रहेगा, कोई क्लॉज रहेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। दूसरा देखते हैं, इफ़ यू हेल्प मी आई शैल रिपे यू। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, आई शैल रिपे यू, मैं तुम्हें क्या दूंगा, उसके बदले कुछ दूंगा, है ना। तो एक सेंटेंस कह रहा है इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करोगे। तो ये क्या है, ये हमारा मेन क्लॉज है, इफ़ यू हेल्प मी। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है एक और एक हेल्प मी, ये वर्ब है या प्रेडिकेट कहिए। तो जब एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है तो उसी को हम मेन क्लॉज कहते हैं। और इससे आश्रित क्या है, आई शैल रिपे यू, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा। इसका अर्थ पूरा नहीं हो रहा है ना, आई शैल रिपे यू, इसी के सहारे आई हेल्प यू हेल्प मी, इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करोगे। तो ये पूरा सेंटेंस हुआ, कह रहा है आई शैल रिपे यू। तो आई शैल रिपे यू आगे वाले, यदि तुम मेरी सहायता करोगे, इसके सहारे बोला जा रहा है कि आई शैल रिपे यू, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, उसके बदले में कुछ दूंगा। अगर तुम मेरी क्या करते हो, हेल्प करते हो या सहायता करते हो, तो मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगा। तो कुछ दूंगा क्या कह रहा है, आश्रित उपवाक्य है। और सहायता, इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करते हो, क्या है हमारा मेन क्लॉज है। तो एक मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज होता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले आज हम यहीं तक सीखते हैं, चेंज करने वाला बाद में सीखेंगे। चेंज द सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से आप लोग सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से आपका कंपाउंड, ये सारे हम सीखेंगे। इसको पहले इतना आप लोग ध्यान से सीख लीजिए कि हमारे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटेड क्लॉज और कोऑर्डिनेटेड क्लॉज क्या होते हैं। फिर तीनों सेंटेंस को अच्छे से सीख लीजिए, तब हम इसको चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले आप जितने भी इसमें वर्ड हैं उसको समझ लीजिए कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। पहले आप लोग किसी भी सेंटेंस को पहचानेंगे तब तो उसको चेंज करेंगे। जब तक आप किसी सेंटेंस को नहीं पहचान पाएंगे तो कि पूछे कि इसको इसमें चेंज कीजिए, या कोई आपको सेंटेंस दे दे, कह दे कि आप इसको आपको कंपाउंड दे दे, लेकिन उसका नाम ना लिखा रहे, कहते इस सेंटेंस को आप लोग किसको कॉम्प्लेक्स में समझिए। तो आपको पता है फैन बॉय वाला ट्रिक यूज कीजिएगा। कहीं पे भी आपको बर्ड दिख जाए,
फॉर दिख जाए, एट दिख जाए, स्टिल, एज सून एज, ये सारे शब्द दिख जाएं तो आप समझ जाइएगा कि हमारा कंपाउंड सेंटेंस है। और कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, उसमें दो उपवाक्य होते हैं और दोनों किससे कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं। उसको अब हमको किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में चेंज करना रहेगा। तो हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो उसमें एक मेन वाक्य होता है और एक वाक्य सब ऑर्डिनेटरी होता है जो मेन वाक्य के सहारे बोला जाता है। तो इसलिए हमको सबसे पहले सेंटेंस समझना है कि कौन सिंपल है, कौन कंपाउंड है और कौन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा। कल हम क्या करेंगे, इसको चेंज करना सीखेंगे। पहले आप लोग इसको खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तभी आपको चेंज करने आएगा। अगर इसको आप अच्छे से नहीं समझेंगे तो चेंज करने में आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए आप पहले इसको समझिएगा। और ये आपके जितना चेंज करने वाला रहेगा, जितना अभी पढ़े आप लोग डिफिनेशन हो तो आपके सेकेंड सेमेस्टर तक ही सही है, लेकिन अब जो चेंज करने वाला है वो आपके फोर्थ सेमेस्टर में दिया होगा। आप लोग अपने बुक में देखिएगा, फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट, वो क्या चेंज करने वाला आपका फोर्थ सेमेस्टर में दिया हुआ है। तो चेंज करने से सेकेंड सेमेस्टर से कोई मतलब नहीं है। आप लोग सिर्फ यहीं तक सीखिएगा। सेकेंड सेमेस्टर वाले चेंज करना आपके फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा, तभी आप फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को चेंज करने आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा।